नमस्कार बच्चों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज 10वीं क्लास का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसके पहले जो भी चैप्टर था बहुपद और नंबर सिस्टम, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और प्लेलिस्ट में जाके पीछे वाले सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आप जैसा कि इसके नाम से देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो आप पहले इसका इंट्रोडक्शन देके समझेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। आपका लेसन का नाम है, यानी कि चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो आप पहले समझिए इसको कि ये जो दो लिखा, दो का मतलब तो दो ही होता है। ठीक है, चर यानी कि चर के बारे में आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चर वैसी राशि होता है जिसका मान बदलते रहता है, यानी वेरिएबल इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी सवाल में एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी दिखता है जिसका मान बदलते रहता है। ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है कि कैसा सवाल है उस पर। ठीक है, उसको चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रैखिक का मतलब ये होता है, आप बहुपद में पढ़ चुके हैं, एक था रैखिक बहुपद, एक था द्विघात बहुपद, एक था त्रिघात बहुपद। तो रैखिक का मतलब होता है कि वैसा बहुपद, यदि बहुपद की बात करेंगे तो वैसा बहुपद जिसका घात एक होगा। ठीक है, और समीकरण में भी वैसा ही जिसमें घात एक हो। ठीक है, तो कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक है, उसमें घात एक। रैखिक का मतलब होता है कि घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब बात आ रहा है कि समीकरण। ठीक है, तो समीकरण जैसे आप बहुपद पढ़े थे, जैसे आप कोई बहुपद पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 4x + 2 ऐसा पढ़े थे। ठीक है, तो इसके बराबर में आपको कुछ देखने को नहीं मिला था। ठीक है, इसके बराबर में आपको कुछ देखने को नहीं मिला था, इस प्रकार से था, तो इसको कहते थे बहुपद। अब क्या होगा, आप पढ़ेंगे कि इसमें वैसा ही व्यंजक होगा। नहीं, एक व्यंजक था, इसको व्यंजक कहते हैं, वैसा ही व्यंजक होगा, लेकिन इसमें चर होंगे दो और उसके बराबर में कुछ न कुछ होगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे यदि आपको एक लिख दिया जाए कि 3x + 2y बराबर आपका 10। ठीक है, 3x + 2y बराबर 10 लिखा हुआ है। इस प्रकार से जो भी चीज़ लिखा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं समीकरण। इसको क्या कहते हैं? समीकरण। ठीक है, तो अब बात आ रहा है युग्म। क्या आ गया? देखिए, आपने सीख गया कि दो मतलब होता है दो, चर मतलब देखिए ये x है y है, यही इसका चर हुआ। ठीक है, रैखिक मतलब घात, देखिए इस पर घात एक है, इस पर भी घात एक है, यानी कि पूरे का घात एक है। ठीक है, और समीकरण की बात, कोई भी व्यंजक लिखा हुआ बराबर में कुछ वैल्यू दिया गया है, तो उसको ही, इस पूरे पीस को यहाँ से यहाँ तक को समीकरण कहते हैं। अब युग्म एक हिंदी का वर्ड है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें से जो भी सवाल आएगा उसमें दो समीकरण होगा। ठीक है, जैसे एक ये लिख दिया, उसके बाद आपको लिख सकता है 5x - 3y बराबर कुछ भी समथिंग दे, चलिए 9 दे देता हूँ। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे, तो यह भी एक समीकरण हुआ। तो देखिए, आप जब भी सवाल बनाएंगे उसमें समीकरण एक, समीकरण दो होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप इतना समझ गए कि आपका चैप्टर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, कि अब इस समीकरण का सॉल्यूशन आपको सीखना है। माने कि यदि दिया गया है ये,
तो आपको x और y का वैल्यू निकालना होता है। तो यह x y वैल्यू निकालने के अनेक तरीके हैं, ठीक है, बहुत से तरीके हैं, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण तरीका है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो समझते हैं। सबसे पहले आप समझ चुके हैं कि इसका समीकरण का आपको हल करना है। नहीं, समीकरण का हल का मतलब होता है x और y का मान निकालना। हल का मतलब क्या होता है? x और y का मान निकालना। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो विधि है हल करने की विधि, उसमें जो एक नंबर है, नंबर ऐसे ही आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एक नंबर नहीं का मतलब कुछ विधियाँ हैं, स्टार दे के देख लीजिए, ठीक है। तो स्टार दे के देख लीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है, तो एक विधि का नाम है ग्राफीय। क्या नाम है? ग्राफीय विधि, ठीक है। इसमें दूसरा क्या है? दूसरा है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। तीसरा क्या है? विलोपन। तीसरा है विलोपन। चौथा है ब्रज गुणन। तो ये कुछ मुख्य विधियां हैं समीकरण को हल करने का, ठीक है। इसमें और भी विधि होती है, लेकिन आपको मुख्य रूप से ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आप ये सब समझ चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, अब सीधे सीधे चलते हैं कहाँ पे? चैप्टर पे, ठीक है। तो चैप्टर पे चलते हैं। तो पहला आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यानी कि 3.1। चैप्टर आपका क्या है? 3.1। एक्सरसाइज क्या आपका 3.1, ठीक है। तो देखिए, आप देख रहे हैं, आप पढ़ने बैठे हैं तो आप अपना बुक लेके बैठिए, ठीक है। NCERT मैथमेटिक्स का बुक 10वीं क्लास का, ठीक है। तो देखिए, इसमें 3.1 में पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, नहीं, आफ्ताब क्या कहता है? अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि आप देख रहे हैं कि जो आपका सवाल है इसको बीजगणितीय रूप में आपको दिखाना है। तो बीजगणितीय रूप का मतलब वही x y में जैसे समीकरण दिखाते हैं, माने कि दिए गए सवाल लैंग्वेज में है, इसको पढ़ के आप इसका समीकरण दिखा दीजिए, वही इसका बीजगणितीय रूप हुआ। और दूसरा जो है ग्राफीय रूप दिखाइए, तो उसके लिए बोल रहा है, उसका मतलब है इसका आप ग्राफ खींचिए। क्या कीजिए? इसका आप ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ का आपको एक बार लास्ट में ग्राफ वाला बताऊंगा, इसके जस्ट जो है आगे जो है कहेगा कि ग्राफ खींच के बताइए, तो उस समय मैं ग्राफ बता दूंगा, ठीक है। अभी बीजगणितीय पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बीजगणितीय के लिए अब आप देखिए, अब आपको सवाल बनाना है। तो सवाल बनाने से पहले आप सवाल को बार बार पढ़िए और तब बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप बार बार नहीं पढ़िएगा तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि आखिर करना क्या। तो इसमें से एक छोटा सा ट्रिक समझिए कि पूरा सवाल को पढ़ेंगे और लास्ट में देखेंगे कि क्या ज्ञात करना है, ठीक है। जो ज्ञात करना होगा उसको आप x और y के टर्म में मानिए, यानी कि चर x, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन x y टर्म पूरे किताब बताता है, सभी व्यक्ति इसीलिए मानते हैं, ठीक है। तो x y आप मानिए, यानी कि एक व्यक्ति दो चीज़ उसमें दिखाया हुआ, एक को x दूसरे को y मानिए, ठीक है। तो देखिए सवाल ध्यान से पढ़िए। बोलता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, नहीं, एक है आफ्ताब, एक है उसकी पुत्री, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु रह जाऊंगा। इस स्थिति का बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप। तो देखिए इसमें कहेगा कि आफ्ताब और उसकी पुत्री है, तो इसके लिए आपको बनाना है सवाल। तो आपको क्या करना होगा? आपको मानना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा? आपको मानना पड़ेगा, एक है आफ्ताब, एक है उसकी पुत्री। तो इसको बनाने के लिए देखिए सवाल नंबर 1 जो है वह इसमें बोल रहा है आफ्ताब, नहीं, तो लिखेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु,
आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष लिख दिए। ठीक है, उसकी पुत्री का तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। तो इतना लिख दिए हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सवाल को पढ़ते हुए इस पर एक समीकरण बनाना है। ठीक है, और यह आपको एक बार में नहीं आएगा, बार बार आप बनाइएगा, तब आपका दिमाग खुलेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि हम कैसे जानेंगे, हम कैसे सीखेंगे, तो आप बार बार बनाइएगा तभी आप सीख पाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं, सवाल को पढ़िए। तो देखिए सवाल को क्या कहा, आफताब अपनी पुत्री से कहता। तो इसको बनाने के लिए पहले लिखिए प्रश्न से, यानी कि प्रश्न में ऐसा बात बोला गया। तो देखिए प्रश्न से आपको क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से, ये हो गया आफताब और यह हो गया इसका पुत्री। ठीक है, तो अभी से क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 इसमें भी घटा दीजिए, 7 इसमें, क्यों, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि अभी से, जैसे मैं हुआ 30 वर्ष का, आप होंगे 20 वर्ष का, तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ कि मेरे में भी 7 घटाइए और आप में भी 7 घटाइए, इसलिए मैंने आफताब में भी घटा दिया, उसकी पुत्री में भी घटा दिया। अब कह रहा कि मैं इतना गुना, यानी कितना गुना कह रहा है, तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7, ये मैं मतलब आफताब, मैं और तुमसे 7 गुनी का, ये 7 हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा, यह क्या होगा, x - 7, यह होगा 7y - 49। ठीक है, इसको जब आगे बढ़ाइएगा यह क्या हो जाएगा, x - 7y बराबर क्या होगा, -49 और +7, यानी कि यहाँ होगा x - 7y बराबर -42। इसको ऐसे करके लिख दीजिए समीकरण 1। तो एक स्थिति का यह बीजगणितीय रूप हो गया। पुनः आप क्या बोलिएगा, पुनः बोलिएगा प्रश्न। ठीक है, यानी कि प्रश्न में कुछ दूसरा कंडीशन भी दिया गया है। तो अब क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो अभी आप x हैं और आपकी पुत्री y है, माने कि आफताब x है, उसकी पुत्री y है। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के लिए 3 इसमें जोड़िए, इसमें भी 3 जोड़िए। ठीक है, कितना गुनी होगा, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का, मैं तुमसे केवल, तुमसे मतलब ये, इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा यह क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर 3y + 9। अगला जो लिखिएगा वह होगा x - 3y बराबर +9 और ये हो जाएगा -3, क्योंकि इधर वाला, इसलिए यहाँ हो गया x - 3y बराबर 6। इसको हो गया समीकरण। तो अब आप देख लीजिए कि दिए गए सवाल का बीजगणितीय रूप आपको यह दिख गया है, यानी कि x - 7y बराबर -42 और x - 3y बराबर 6। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। आपके आंसर में ये दोनों छपा रहेगा। और ग्राफीय विधि की बात कर रहा तो आपको ग्राफ खींच के बता दिया जाएगा, इसमें ज़्यादा आप दिमाग मत लगाए। आगे क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से हल करें तो आपको वह भी बता दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 2 पर। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 आपका क्या है, यह बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 1 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। इस स्थिति में को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो फिर से देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए क्योंकि सवाल आपके बुक में उपलब्ध है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से आपको क्या निकालना है, बल्ला और गेंद के लिए। तो इसमें मानेंगे क्या, तो क्या लिखेंगे इसका हल, माना कि एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया मान लिए हैं। तो अब आपको क्या देखना, सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है और बार बार से पढ़ के आपको क्या करना है कि आपको बनाना है। तो सवाल में क्या बोल रहा है कि एक टीम की, क्रिकेट टीम के एक कोच 39 रुपये में 3 बल्ला। तो ध्यान से देखिए, आप देखिए कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा, 3x होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न से क्या हो गया 3x प्लस। अब फिर कितना बॉल कितना खरीद रहा है,
तो 3 बल्ला और 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य है y रुपया, ठीक है। तो 6 गेंद का कितना होगा, 6y होगा। इसके बराबर कितना है, 3900 रुपये, यही है ना। हाँ, 3900 रुपया में खरीदा, ठीक है। तो इसको जब आप आगे बढ़ाइएगा, देखिए 3 यहाँ भी, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 से हर जगह भाग दे दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2y बराबर 1300। इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए, ठीक है। पुनः आप क्या कीजिए, प्रश्न से, ठीक है। तो पुनः प्रश्न से क्या होगा, फिर से आपका प्रश्न से क्या होगा, फिर से बोल रहा है कि उसी प्रकार का एक और बल्ला, तो एक बल्ला खरीदा, फिर से एक बल्ला का कीमत कितना होगा, x रुपया, प्लस 2 गेंद खरीदा है, तो यह होगा 2y। इसके बराबर कितना हो गया, 1300, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही इस सवाल के लिए बीज गणितीय रूप हो गया समीकरण 1, x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300, दोनों सेम ही आ गया, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम बात है तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो बात समझ गए हैं। तो 2 नंबर सवाल का आंसर हो गया ये समीकरण 1, समीकरण 2। आप आंसर देखिएगा, आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या है, आप देख रहे हैं कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति का बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, सवाल नंबर 3 आपको क्या सिखाया गया है कि उसमें क्या दिया गया, किसका वैल्यू निकालना है, उसको x और y मानते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि सेब और अंगूर, क्या लिखेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा, इतना लिखने के बाद आप प्रश्न में फिर से पढ़िएगा, प्रश्न में क्या दिया होगा, तो क्या बोलिएगा, प्रश्न से, क्या बोलिएगा, प्रश्न से क्या बोल रहा कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो 1 केजी सेब का मूल्य है x, तो 2 केजी कितना होगा, 2x, इसलिए यहाँ पर होगा 2x, और 1 केजी अंगूर y। इसका मूल्य कितना है, 160 रुपया है, 160 हो गया। यही हो गया आपका समीकरण 1, देखिए क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। पुनः फिर आप क्या कीजिएगा, प्रश्न से क्या बोल रहा है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो फिर से होगा 4, प्रश्न से 4x + 2y बराबर कितना होगा, 300, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 सब में मिल रहा है, इसलिए हम लोग 2 से भाग दे देंगे। यह कितना हो जाएगा, 2x + y बराबर 150। यह आपका हो गया समीकरण 2, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। नमस्कार, बाय।